Hello guys, myself Prashant. Welcome to my YouTube channel EduTech Study Computer Science. So guys, ये वीडियो जो है आईटी सेक्टर के सभी जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो लोग आईटी में जाना चाहते हैं जैसे बीसीएस और बीसीए और एनी फील्ड से हो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है. So guys, history of C language is a must know to you if you want to learn a C programming. Okay, सी प्रोग्रामिंग यदि आपको पढ़ना है तो आपको सी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए. सो क्या है हिस्ट्री, सी में क्या है, सी लैंग्वेज कैसी बनी है, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सी लैंग्वेज में किन ब्लॉक को इन्वॉल्व किया गया है और किन ब्लॉक से वो सी प्रोग्राम कंपोज हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इन इस वीडियो में. प्लीज़ गाइज वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल EduTech Study Computer Science. So guys, history of C language. Okay, so history of C language इसमें 1960 में अलगोल नामक लैंग्वेज का लैंग्वेज विकसित हुई है. उसके बाद 1963 में CPL नामक लैंग्वेज आई. उसके बाद BCPL आई, और उसके बाद B आई 1970 में, और 1972 में हमारी सी लैंग्वेज आई. उस ऑल जो लैंग्वेज थी बेसिक, जिसमें अलोल हो, CPL हो, BCPL हो, इन सभी लैंग्वेज को कंपोज कर कलेक्ट कर एक नई लैंग्वेज तैयार की गई. उसको हम सी लैंग्वेज कह सकते हैं. डेनिस रिची ने इन 1972. उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेज आई जैसे जावा, C++, पाइथन और कई तरह की लैंग्वेजेस आज मार्केट में है. ओके, लेकिन यदि आप सी के बिगनर है, ओके, यदि आप सी के बिगनर्स है तो आपको सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए. यदि आप सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो ही आपको अदर लैंग्वेज जो है वो मालूम हो जाएंगी. विदाउट सी लैंग्वेज के आप कोई भी अदर लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, उसका नॉलेज होना ही चाहिए. सो क्या है सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं. सो स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज. ओके, सो फर्स्ट ब्लॉक जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है. उसके बाद लिंक सेक्शन होता है. उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन होता है. उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है. उसके बाद मेन फंक्शन आती है. मेन फंक्शन जो होती है वो मेन पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का, और हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट वहाँ से ही होता है. ओके, उसके बाद सब प्रोग्राम सेक्शन होता है. So all these blocks we will be discussed now. Okay, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो होता है वो कमेंट सेक्शन होता है. कमेंट यानी आप जिस प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं उसके बारे में वो एक सिंगल लाइन में आप कमेंट देते हैं कि ये प्रोग्राम इसके लिए बना है, और ये प्रोग्राम में क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा फार माहिती हम देते हैं. उसी कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहते हैं. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन दोन प्रकार के होते हैं. उसमें पहला जो प्रकार है उसे हम कह सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा जो प्रकार है उसे हम कह सकते हैं डबल लाइन कमेंट. ओके, सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है, एक लाइन में हम प्रोग्राम के बारे में एक प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं, उसे सिंगल लाइन कह सकते हैं. और मल्टीपल लाइन में हम प्रोग्राम के बारे में लिखेंगे तो उसे मल्टीपल लाइन कमेंट कहेंगे. उसके बाद होता है लिंक सेक्शन. ओके, लिंक सेक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है. यदि आप देखोगे किसी भी प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड होती है. हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल जो होती है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शन, और एक प्रकार क्या हम प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें वी कैन से प्रिंट एफ हो, स्कैन एफ हो, कई तरह के अदर फंक्शन जो होते हैं वो ऑलरेडी स्टोर होते हैं इन हेडर फाइल. ओके, हेडर फाइल जैसे हैच इंक्लूड stdio.h होता है. stdio.h मीनिंग होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी. ओके, सो लिंक सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सी प्रोग्राम का. उसके बाद होता है डेफिनेशन सेक्शन. ओके, डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है, उसमें हम सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ किया करते हैं. ओके,
जो प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम। सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, इसमें हम हैच डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। कई तरह के सिंबॉलिक कांस्टेंट हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। एक ग्लोबल वेरिएबल हम प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं, कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम में। उसे हम जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए। सो उसे ही हम ग्लोबल डिक्लेरेशन फंक्शन कहते हैं। ओके, उसके बाद मेन फंक्शन आता है। किसी भी प्रोग्राम का मेन जो होता है वहाँ से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम में होना ही चाहिए। यदि मेन फंक्शन होता है तब भी हम लॉजिक यूज़ करते हैं, उसमें जो हमें परफॉर्म करना है वो मेन में परफॉर्म करते हैं। सो मेन फंक्शन में सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन मस्ट भी होना चाहिए। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ईच स्टेटमेंट इन अ मेन ओके विल बी एंड विथ एक सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन से ही मेन फंक्शन का हर एक स्टेटमेंट एंड होता है। उसके बाद मेन फंक्शन हम क्या करली ब्रैकेट में लिखते हैं वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। इस तरह मेन फंक्शन में भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो डिक्लेरेटिव पार्ट है, सेकंड वन जो है वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। सो इस तरह मेन होता है, मेन होना ही चाहिए फंक्शन में और प्रोग्राम में। उसके बाद सब प्रोग्राम सेक्शन है। सब प्रोग्राम सेक्शन जो है वो यूज़र डिफाइंड सेक्शन है। यूज़र यानी हम अलग तरह के फंक्शन यूज़ कर कर उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, उसे ही हम सब प्रोग्राम सेक्शन कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे हम सिंपल सी प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का। उसमें हम देख सकते हैं कि कमेंट दी गई है जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में होता है। लिंक सेक्शन में हैच इंक्लूड stdio.h नामक हेडर फाइल है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, मेन फंक्शन स्टार्ट किया गया है जो हमने कहा था कि मेन किसी भी प्रोग्राम में होना चाहिए, तो इसी तरह इसमें भी मेन दिया गया है। और मेन फंक्शन में एक सिंपल कर्ली ब्रैकेट में एक सिंपल वर्ड प्रिंट करने के लिए कहा गया है। उसमें हम देख सकते हैं कि हैच इंक्लूड सॉरी प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड स्लैश एन मीन्स आपको कहा गया है कि इस प्रोग्राम में कहा गया है कि एक हेलो वर्ड नामक वर्ड जो है वो डिस्प्ले करना है। तो इसी तरह इस सी प्रोग्राम में स्ट्रक्चर होती है।